कि एक ज़माना था जब भारत कहता था कि साहब हम कुछ नहीं बना सकते, हमें जो भी चाहिए बाहर से चाहिए, थोड़ा बहुत हम कुछ करेंगे। पिछले 10 सालों में जितना इक्विपमेंट आया है उतना मैंने कभी नहीं देखा, ना मैंने कभी सुना। रोज रोज ऐसा हो रहा है कि नए नए हथियार आ रहे हैं, रडार्स बन रहे हैं, मिसाइल्स बन रही हैं और सेनाओं को और मजबूत किया जा रहा है। अमेरिका से तो हम जो हथियार लेंगे, लेकिन हमें रूस को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट है अमेरिका अंडर ट्रंप ये हमारी हेल्प तो कर देगा, मदद तो कर देगा, टेक्नोलॉजी भी हो सकता है दे दे, मैन्युफैक्चरिंग भी कर दे, लेकिन अमेरिका कब पलटी मारे। आपने देखा ट्रंप ने क्या करा। आज की तारीख में आप देखिए भारत को परेशानी आ रही है। तेजस एयरक्राफ्ट हम लोग बनाने के लिए तैयार हैं, डिजाइन कर दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन इंजन जो आने थे इंजन नहीं आए। चीन आपको बड़ी पैनी नजरों से देख रहा है कि इंडिया किस तरीके से डिप्लॉय करेगा प्रलय को और कहां कहां डिप्लॉय करेगा। और कोई ऐसा वहां पे देश नहीं है जिसकी चाइना के साथ खटपट ना हो, या जमीन का अगर मुद्दा ना हो तो समुद्र का मुद्दा होगा। अब सबको भारत को ब्रह्मोस देनी चाहिए। मैं यहां तक बोलूंगा कि भारत को अगर बड़े सस्ते रेट पे ब्रह्मोस या कोई और मिसाइल देनी पड़ी तो भारत को देनी चाहिए। हर महीने हजारों ऐसे क्राइम करते हैं बांग्लादेशी, क्योंकि क्राइम होते हैं कॉमन मैन के साथ, तो अखबारों में नहीं आता। तो सैफ अली खान था तो पता लग गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। इस बार देश अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इसे लेकर देश भर में तैयारियां भी जोरों से चल रही है। और इस बार जो गणतंत्र दिवस की थीम रखी गई है वो है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास है, जो 150 वर्षों के समृद्ध और जो इतिहास है और साथ ही साथ जो विरासत है उसको दर्शाएगा। मतलब 1947 से लेकर 2047 तक का जो एक विकसित भारत का संकल्प है, जो सोच है, जो विचार है, उसकी झलक आपको नजर आएगी। सुरक्षित और सशक्त भारत की वो झलक आपको कर्तव्य पथ पर नजर आएगी। और आज इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप टीवी डिबेट से लेकर सोशल मीडिया तक दुश्मन देश जो हैं उनके छक्के छुड़ाते हुए आप उन्हें देख सकते हैं। ना केवल इतना बल्कि भारतीय सेना में खुद वो सेवाएं दे चुके हैं। और मैं ये कहूंगी कि डिफेंस से लेकर विदेश मामलों के जानकार मेजर गौरव आर्या इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। हैप्पी रिपब्लिक डे टू यू। मेजर गौरव, सबसे पहले तो मैं इस थीम पर चाहूंगी कि आप कुछ कहें जो स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास थीम रखी गई है। जी, जो फ्यूचर है, जो भविष्य है वो स्वर्णिम है। और मैं जहाँ तक फौज की बात है, जहाँ तक सेनाओं की बात है, मैं एक बात तो ये कहूँगा कि पिछले 10 सालों में जितना इक्विपमेंट आया है उतना मैंने कभी नहीं देखा, ना मैंने कभी सुना। तो जो मेरा जवाब है आपके सवाल का हिमानी, वो आर्म्ड फोर्सेस को लेकर ही रहेगा। और इसमें चाहे आप चिनूक हेलीकॉप्टर्स की बात करें, चाहे आप तेजस एयरक्राफ्ट की एक्सेप्टेंस की बात करें, क्योंकि तेजस एयरक्राफ्ट तो बहुत समय से चलता चला आ रहा है, पिछली सरकारों का भी, लेकिन जो उसको मास एक्सेप्टेंस मिला, इतने सारे ऑर्डर्स, क्लोज टू 100 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया गया, ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद आप राफेल की बात करिए, या फिर आप चिनूक हेलीकॉप्टर्स की बात करिए, आप अपाचीज की, कितने मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एयरक्राफ्ट कैरियर आपने देख लिया, आपने न्यूक्लियर सबमरीन्स देख ली आते हुए पिछले 10 साल में। तो रोज रोज ऐसा हो रहा है कि नए नए हथियार आ रहे हैं, रडार्स बन रहे हैं, मिसाइल्स बन रही हैं और सेनाओं को और मजबूत किया जा रहा है। तो जब हम स्वर्णिम भारत की बात करते हैं तो मेरे लिए एक फौजी होने के नाते, एक वेटरन होने के नाते, इससे बड़ी फख्र की बात नहीं हो सकती कि हमारी फौज को वो हथियार मिल रहे हैं जो उनको बहुत पहले मिल जाने चाहिए थे। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, एंड इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस। बिल्कुल, मैं उस पर भी एक एक कर आऊंगी सर, पॉइंट वाइज। लेकिन जब हम यहाँ इस थीम की बात कर रहे हैं, उस झलक की बात कर रहे हैं जो कर्तव्य पथ पर नजर आएगी, और कर्तव्य पथ पर हमारी तीनों सेना जो एक साथ वहां पर परफॉर्म करती हुई नजर आएगी, एक साथ किस तरह से कि अगर किसी भी तरह की परिस्थिति हो किस तरह से वो अलाइन होते हैं। और शायद यही वो मौका होता है मेजर गौरव, जब शौर्य, दृढ़ता और कर्तव्य निष्ठा हमारी जो जनता है वो देख पाती है उस इंडियन नेवी की, आर्मी की, और साथ ही साथ अगर हम बात करें यहां पर एयरफोर्स की। नहीं, बिल्कुल हिमानी, आपने बिल्कुल ठीक बोला। एक तो ये जो कर्तव्य पथ पे ये लोग मार्च करते हैं, और पहली बात तो ये है कि सिर्फ उनका एक समन्वय, उनका एक एका देखने को नहीं मिलता, उनका कल्चर, उनका ईथॉस भी देखने को मिलता है। आप देखते हैं किस तरीके से मार्च करते हैं, इसके लिए बहुत
प्रैक्टिस चाहिए, बड़ा डिसिप्लिन चाहिए। लोगों को तो दिख जाता है मार्च हो गया और एक रेजिमेंट, बस अनाउंसमेंट होती है कि ये रेजिमेंट सामने से जा रही है, लेकिन उसके पीछे पूरी एक साल की मेहनत है। जहां तक आपने बोला आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की बात, किस तरीके से वो लोग इस साल को डिक्लेयर करा है ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर ने 2025 ईयर ऑफ डिफेंस रिफॉर्म्स, और उसमें जो सबसे पहली बात जिसका उन्होंने उल्लेख करा है वो है थिएटराइजेशन। थिएटराइजेशन वो चीज है जिसमें कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एक साथ, थिएटर आर ऑब्वियसली ज्योग्राफिकल एंटिटीज हैं वो, लेकिन उसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एक साथ काम करेंगी। तो हाँ, मुझे लगता है कि इसके पीछे बहुत तैयारी की गई है, और ये तैयारी की एक झलक, एक छोटी सी झलक हम लोगों ने अपने स्क्रीन पे देखी। सर, आपने खुद ही कहा भी कि नई टेक्नोलॉजीज का किस तरह से प्रयोग बढ़ा है, और इस बार आपने किस तरह से देखा है 2014 के बाद, साथ ही साथ वो जो तीनों ही सेनाओं का मॉडर्नाइजेशन भी हमें यहां पर देखने को मिला। अभी मैं ज्यादा दूर ना जाऊं, अगर 15 जनवरी की बात करूं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें 3 शिप्स जो हैं वो समर्पित किए देश को, INS सूरत, INS नीलगिरी और साथ ही साथ वागशीर की बात करूं। INS सूरत की अगर बात करूं तो वो AI से युक्त, और आप उसको ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। 75% जो कि भारत में ही उसके वो बने हैं। साथ ही साथ INS नीलगिरी की बात करूं तो जो ब्लू वाटर ऑपरेशन है उसके लिए डिजाइन किया गया है, और ऐसे ही वागशीर भी। नहीं, बिल्कुल, इसमें से 2 शिप्स हैं और एक सबमरीन है। और ये देखिए ना, ये सब जब हम देखते हैं, इसमें सबसे बड़ी बात AI की इंपॉर्टेंट है या ब्लू वाटर नेवी की इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे जरूरी बात है कि भारत में बने हैं ये। बिल्कुल। ये देखिए ना, ये मझगांव डॉक्स जो बना रहा है इस वक्त, और भी हमारे पास शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटीज हैं जो नए नए जहाज बना रही हैं। ये कितनी बड़ी बात है। जैसे कोचिन शिपयार्ड ने विक्रांत बनाया। तो आप ये देखिए, जब हम बात करते हैं 75% इंडिजनाइजेशन की, चाहे इसमें से फ्रिगेट है, चाहे वो डिस्ट्रॉयर है, चाहे वो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, और वो जो सबमरीन लॉन्च करिए, कहते हैं कि कॉन्टिन्यूसली 3 वीक्स बिलो द वाटर इट कैन स्टे, ऐसा मैंने पढ़ा है उसके बारे में। तो ये आप अपनी शिप बिल्डिंग कैपेसिटी देखिए। एक जमाना था जब भारत कहता था कि साहब हम कुछ नहीं बना सकते, हमें जो भी चाहिए बाहर से चाहिए, थोड़ा बहुत हम कुछ करेंगे। लेकिन अब बीच में क्या हुआ है कि इतनी ज्यादा शिप बिल्डिंग हुई है। एट अ टाइम इंडिया में 60 से लेकर 65 जहाज बन रहे हैं नेवी के लिए, 60 to 65, एंड ऑल ऑफ देम आर बीइंग मेड इन इंडिया। आप हिमानी ये देखिए, सब के सब विदाउट एक्सेप्शन दे आर बीइंग मेड इन इंडिया। ये बहुत बड़ी बात है। इस लेवल की शिप बिल्डिंग भारत में इतनी जल्दी पिकअप होना, ये बड़ी एक ये अनहोनी हो गई, और किसी ने भी ये इमेजिन नहीं करा था, सोचा नहीं था कि इस प्रकार की शिप बिल्डिंग भारत में हो सकती है इतनी रफ्तार से। लेकिन वो हो रही है, और हमारे सामने, और हम देखते हैं कि हर 6 महीने में, 8 महीने में कोई नया शिप लॉन्च हो रहा है। तो इसमें ये देखने वाली बात है कि किस तरीके से हम लोग चाइनीज को हैंडल करेंगे। पाकिस्तानी नेवी इज नॉट सच अ बिग थ्रेट, बट यस डेफिनेटली द चाइनीज नेवी, और आई थिंक इंडियन नेवी को प्रिपेयर करा जा रहा है एक बड़े रोल के लिए। निश्चित रूप से। और सर, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, क्योंकि देखिए 2025 जब हम इस बार ये परेड हमारी हो रही है, या इस बार जब हम अपना ये गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, तो जियो पॉलिटिक्स जो है वो पूरी तरह से बदल चुकी है। इक्वेशन जो है वो बदल रही है, और अब ट्रंप, आप देखिए, अमेरिका में आ गए हैं। इसका किस तरह से प्रभाव पड़ेगा, क्या पड़ेगा, ऐसे में भी भारत के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसके जरिए आप एक वो मैसेज क्लियर यहां पर दे पाएं कि चाहे किसी भी तरह की परिस्थितियां हो, किसी भी तरह के सर्कमस्टेंसेस हो, भारत रुकेगा नहीं, भारत झुकेगा नहीं। नहीं, बिल्कुल हिमानी, बहुत अच्छी बात कही आपने। पर ये सिर्फ युद्ध के मैदान में नहीं, युद्ध की तैयारी में भी। और मुझे ऐसा लगता है कि रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध है, उसके सबसे बड़ा जो सबक हम लोगों ने लिया है, आर्म्ड फोर्सेस ने लिया है, वो आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है, कितनी अहम है, ये सबसे बड़ा सबक है। हम लोग सप्लाई चेन्स की बात करते हैं कि कोई भी वेपन सिस्टम हो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, उसमें सप्लाई चेन होती है। आज की तारीख में आप देखिए, भारत को परेशानी आ रही है। तेजस एयरक्राफ्ट हम लोग बनाने के लिए तैयार हैं, डिजाइन कर दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन इंजन जो आने थे, इंजन नहीं आए। मैं बात कर रहा हूं F414 की या F404 की, दोनों किस्म के 404 और 414, ये आने थे GE से, अमेरिका से आने थे। अब अमेरिका कहता है कि उसको सप्लाई चेन की प्रॉब्लम्स है, क्योंकि सारे के सारे पुर्जे अमेरिका में नहीं मिलते, कुछ और देश हैं वहां से आते हैं। तो ये आत्मनिर्भरता जो है ना, आप कह रहे हैं कि भारत रुकेगा नहीं, भारत झुकेगा नहीं, ये सारी की सारी जो लड़ाई शुरू होती है, ये शुरू होती है सप्लाई चेन के साथ। वी हैव टू ओन आवर सप्लाई चेन्स। जैसे रशिया है, रशिया को किसी की जरूरत नहीं है, रशिया सब कुछ बनाता है, चाहे एवियोनिक्स का पूरा, आई मीन एयरफ्रेम की डिजाइनिंग से लेकर उसमें क्या चिप लगना है, उसमें
इंजन्स कौन से लगने हैं, उसमें मिसाइल्स, रशिया के पास एक पूरा इकोसिस्टम है और शायद जितना रशिया के पास इकोसिस्टम है उतना अमेरिका के पास भी नहीं है। डेफिनेटली अमेरिकन वेपन्स आर बेटर, दे आर सुपीरियर। मैं इकोसिस्टम की बात कर रहा हूं और हमें वही चीज करनी है। रूस से एक बहुत बड़ी सीख लेनी है हमें कि अगर भारतीय सेनाओं को हमें सशक्त करना है और भारत को मजबूत करना है तो उसमें सबसे बड़ी चीज है सप्लाई चेन। वी हैव टू ओन आवर सप्लाई चेन्स। जिस समय हमारे पास सारा कुछ जो सप्लाई चेन है हमारे कंट्रोल में आ गई, कम से कम इवन 80-90% हमारे कंट्रोल में आ गई, तो फिर भारत को कोई नहीं रोक सकता। जैसा आपने बोला, न रुकेगा न झुकेगा। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से हम बात कर रहे हैं सेना से जुड़े हथियारों की भी, उन टेक्नोलॉजीज की भी, अब सर आप ये देखिए कि हम कई हथियार जो हैं वो बाहरी देशों से हम लेते हैं, लेकिन ये भी देखा गया है कि अमेरिका अब तक जो नई टेक्नोलॉजी वाले हथियार है वो भारत को नहीं देता था। तो क्या ट्रंप के आने के बाद हम कुछ बदलाव इसमें देखेंगे? आपको लगता है कि इससे कुछ असर पड़ेगा? मुझे लगता है फर्क पड़ेगा। ट्रंप एक बिजनेसमैन है, ट्रंप डील करना पसंद करता है, ट्रंप लेन देन में विश्वास रखता है। ट्रंप ये कहता है कि ठीक है, आप हमें क्या दे रहे हैं, हम आपको क्या दे रहे हैं। तो अगर डील हो गई तो मुझे नहीं लगता कि ट्रंप को कोई आपत्ति होगी। और भारत को अमेरिकन टेक्नोलॉजी चाहिए, लेकिन हर समय अमेरिका इज नॉट अ रिलायबल पार्टनर। मैं एक और बात आपको हिमानी बताता चलूं कि अमेरिका पे आप 100% रिलाय नहीं कर सकते। अमेरिका सोचता कुछ है, कहता कुछ है, करता तीसरा है। और इसमें कई सारे देश फंस जाते हैं। जैसे कि रशिया है, रशिया का इक्विपमेंट उतना बढ़िया नहीं है जितना अमेरिका का है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, लेकिन रशिया हैज बीन अ लॉन्ग एंड टेस्टेड, लॉन्ग टाइम फ्रेंड, टेस्टेड एंड रिलायबल पार्टनर। तो अमेरिका से तो हम जो हथियार लेंगे, लेकिन हमें रूस को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट है अमेरिका अंडर ट्रंप ये हमारी हेल्प तो कर देगा, मदद तो कर देगा, टेक्नोलॉजी भी हो सकता है दे दे, मैन्युफैक्चरिंग भी कर दे, लेकिन अमेरिका कब पलटी मारे। आपने देखा ट्रंप ने क्या करा। जो बाइडेन ने कुछ कानून बनाए, जो बाइडेन ने बोला यूक्रेन को, मैं आपको एग्जांपल देता हूं यूक्रेन का, बोला कि तुम लड़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हें किसी पैसे की कमी नहीं होगी, तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, तुम्हें हथियारों की कमी नहीं होगी। जेलेंस्की लड़ गया, क्या हुआ? ट्रंप आया, ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही 72 घंटे के अंदर अंदर ट्रंप ने यूक्रेन की फंडिंग कट कर दी। अब यूक्रेन लड़ेगा कैसे? क्योंकि उसकी तो 70-80% फंडिंग ही अमेरिका कर रहा था। यूरोप की तो फंडिंग बहुत कम थी, मैक्सिमम फंडिंग वाज हैपनिंग बाय द यूएस। यूएस ने बंद कर दिया। अब वो जंग के बीच में उसकी फंडिंग बंद कर दी, क्योंकि अमेरिका में इलेक्शन हो गया। और अमेरिका में ऐसा अक्सर होता है। कहने की बात यह है कि आप लॉन्ग टर्म अमेरिका में रिलाई नहीं कर सकते। कोई ऐसी डील है जो कि आज आप साइन करें और 4 साल के अंदर मुकम्मल हो जाए और भारत को फायदा हो जाए परमानेंटली, तब तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म आप अमेरिकन के ऊपर रिलाई करना, ये बड़े फिकल टाइप के लोग हैं। ये अपना नजदीकी फायदा देखते हैं, दूर का नुकसान ये भांप नहीं पाते। और यही गलती इन्होंने अफगानिस्तान में करी, यही गलती इन्होंने इराक में करी, और अब ये कर रहे हैं सामने जेलेंस्की के साथ। उसको मना कर दिया कि हम तुम्हें पैसे नहीं देंगे। अब वो लड़ेगा कहां से? और उसको चढ़ाने वाले भी यही लोग थे कि हम आपको पैसे देंगे, हथियार देंगे, आप चढ़ दौड़िए मॉस्को के ऊपर, आप फिक्र मत करिए। आप पुतिन के ऊपर जंग, पुतिन ने इन्वेड करा, और रादर देन गेटिंग अ पीस ट्रीटी बिटवीन टू पीपल, कि पुतिन भी बैठे, जेलेंस्की भी बैठे, और दोनों के बीच में हम लोग एक शांति वार्ता करवाते हैं, इन्होंने बोला नहीं, हम तुम्हें हथियार देंगे, तुम जाओ मारो रशिया को। अब वो चढ़ दौड़ा इनके ऊपर, मारने के लिए चढ़ दौड़ा, लड़ने के लिए चढ़ दौड़ा। अब इसकी फंडिंग काट दी, क्योंकि वहां पे चुनाव हो गए। तो युद्ध तो इसलिए नहीं रुकता ना कि कहीं हजारों किलोमीटर दूर किसी देश में चुनाव हो जाए, लेकिन ये सच्चाई है। उसकी परसों फंडिंग काट दी, उसकी खत्म हो गया। और ये पूछा भी मैंने सर आपसे इसीलिए था क्योंकि वायुसेना की जब मैं बात कर रही हूं तो कई ऐसे फाइटर जेट्स हैं जो कि रिटायर हुए हैं। तेजस के इंजन की अगर बात करें तो वो अमेरिका की जो जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी है वो देती है, लेकिन हाल ही में हमने देखा था वही जो बात आप कह रहे हैं कि किस तरह से उसने आनाकानी की, इसीलिए उस प्रभाव की मैं यहां पर बात कर रही थी। लेकिन अब मैं आ जाती हूं, जो गेस्ट यहां पर हैं इस बार, इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो हमारे यहां पर खास मेहमान हैं, खास अतिथि हैं, और साथ ही साथ मैं ब्रह्मोस की भी बात करूंगी, क्योंकि देखिए ये माना जा रहा है कि वो जो डील है वो अंतिम चरण में है। अगर ऐसा होता है तो ये एक बहुत बड़ी, आप इसको अचीवमेंट बतौर इसको देख सकते हैं, क्योंकि भारत से ब्रह्मोस लेने वाला तीसरा देश ऐसे में हो जाएगा इंडोनेशिया की अगर मैं बात करूं तो। जी, सबसे पहले हमने फिलीपींस को दिया, फिर हमने वियतनाम को दे दिया। वो करीब $750 मिलियन की डील हुई थी वियतनाम के साथ, और अब इंडोनेशिया तीसरा देश है। इससे बड़ी बात कि हमने 3 देशों को बेचा, इससे बड़ी बात, ये तीनों देश ऐसे हैं जिनकी चीन के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है।
देखिए लॉन्ग टर्म भारत जो खेल रहा है यहां पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट गेम है, क्योंकि अगर आप चाइना की पोजीशन देखेंगे या चाइना का नक्शा अगर आप देखेंगे, आपको ये हिमानी देखने को मिलेगा कि उसकी पॉपुलेशन है टुवर्ड्स द ईस्ट साइड, और समुंदर भी वहीं पे है, वहीं पे समुंदर है, वहीं पे चाइना की 90% पॉपुलेशन है, वहीं पे चाइना की 90% ट्रेड है। और सबसे बड़ी बात, ये जो हम बात करते हैं ना मलाका की, ये भी उसी साइड है, साउथ चाइना सी, सारी की सारी चीजें वहीं पे हैं। और वहां पे चाइना ने अपने लोगों, अपने नेबर्स के साथ, चाहे आप जापान को ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया नीचे है जाहिर सी बात है, जापान ऊपर है, उनके साथ दुश्मनी पाल रखी है इसने, इंडोनेशिया के साथ, फिलीपींस के साथ। आप कोई ऐसा वहां पे देश नहीं है जिसकी चाइना के साथ खटपट ना हो, या जमीन का अगर मुद्दा ना हो तो समुद्र का मुद्दा होगा। अब सबको भारत को ब्रह्मोस देनी चाहिए। मैं यहां तक बोलूंगा कि भारत को अगर बड़े सस्ते रेट पे ब्रह्मोस या कोई और मिसाइल देनी पड़ी तो भारत को देनी चाहिए, क्योंकि यह भी हमारा डिफेंस है। अगर कल यहां पे लड़ाई होती है तो ये सारे के सारे जितने भी लोग हैं इतने मजबूत होंगे कि चाइना को अगर हरा ना सकें, हराना तो बहुत बड़ी बात है चाइना को, लेकिन कम से कम बहुत भारी नुकसान जरूर पहुंचा सकते हैं चाइना को, इसलिए जरूरी है डील ये। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बात कही। और साथ ही साथ जैसे हम चीफ गेस्ट वहाँ पर हैं, इस डील की यहाँ पर बात हो रही है, साथ ही साथ जो उनकी आर्मी है वो भी परफॉर्म करेगी यहाँ पर, वो भी इसमें शामिल होगी। और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से मेजर गौरव यहाँ पर कह रहे हैं, तो वो चाइना हो, वो यहाँ पर बांग्लादेश हो, वो पाकिस्तान हो, उनको ये रास बिल्कुल नहीं आएगा। मैं वापस लौटती हूँ सर, वो आत्मनिर्भर जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, और पहली बार ऐसा होगा जब प्रलय मिसाइल जो है, ये टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो इसमें शामिल यहाँ पर होगी, तो इसे आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये एक गेम चेंजर साबित होगी हमारे लिए? नहीं, बिल्कुल। आप देखिए, जब भी कोई बैलिस्टिक मिसाइल है वो इंडक्ट होती है तो इट इज़ नेचुरली अ गेम चेंजर फॉर इंडिया। और मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया भर को एक सिग्नल है, एक मैसेज है कि भारत खुद बना सकता है। कई ऐसे देश हैं जो कि टेक्नोलॉजी कहीं से लेते हैं। मैं बार बार एक चीज़ कहता हूं, प्रलय हमारे पास है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंडियन टेक्नोलॉजी है, ये डीआरडीओ से निकली है, ये हम लोगों ने खुद बनाई है, ये इंपॉर्टेंट है। हमारे पास वो आज की तारीख में नॉलेज बेस है कि हम अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स खुद बना सकते हैं। एंड ये काफी समय से हमारे पास ये नॉलेज है, ऐसी बात नहीं है कि कोई नई चीज हम बना रहे हैं, लेकिन प्रलय इज अ वेरी एडवांस वर्जन। एंड मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, इसको चाइना कम से कम, देखिए पाकिस्तान कहने को बहुत कुछ कहता है, लेकिन पाकिस्तान का कोई ज्यादा लेना देना है नहीं। बट वेन यू टॉक अबाउट अ मिसाइल लाइक प्रलय, आई एम श्योर चाइना इज वॉचिंग वेरी वेरी क्लोजली। चीन आपको बड़ी पैनी नजरों से देख रहा है कि इंडिया किस तरीके से डिप्लॉय करेगा प्रलय को और कहां कहां डिप्लॉय करेगा। और मुझे लगता है कि यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग खुद मिसाइल बनाते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर बनाते हैं, सब 75% इंडिजिनस कंटेंट है। यह कितनी बड़ी बात है कि 75% इंडिजिनस कंटेंट है। हम कोई भी हथियार आज की तारीख में बना रहे हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, नेगेटिव लिस्ट में इतनी चीजें डाल दी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि भाई आपको करना पड़ेगा, आपको भारत में इकोसिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हो रही हैं। आई थिंक ये बहुत बढ़िया बात है। अगर प्रलय, ये जो देखिए एक मैसेजिंग है, ये ऑप्टिक्स हैं, दुनिया देखती है कि भारत ने एक ऐसी चीज बनाई है जो कि दुश्मनों के लिए बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज वेरी वेरी गुड मैसेजिंग एज फार एज इंडिया इज कंसर्न। इससे इधर सर, मुंबई हमलों का जो दोषी है तहव्वुर राणा, उसको भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। आप इस मुद्दे को किस तरह से देखते हैं? मुझे लगता है कि बहुत बड़ी विन है, बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन है, और तहव्वुर राणा के आने से कई और भी राज खुलेंगे। हमें पता लगेगा। देखिए हमारे पास तो प्रूफ था ही, वो जो कॉल हुआ है, इंटरसेप्ट हुए हैं कई सारे कॉल, और किस तरीके से हमारे पास इमेजेस हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग है, तो वो हमारे पास जब हमारी एजेंसीज को मिलेगा, वो तहव्वुर राणा यहाँ पे हमारी कस्टडी में आएगा, देन काफी चीजों के जो, देखिए ना, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास इंटेलिजेंस होती है, आपके पास दो अलग अलग किस्म की इंफॉर्मेशन है, लेकिन आप उसको ज्वाइन नहीं कर पा रहे। तहव्वुर राणा इज दैट लिंक जिसको इंटरोगेशन करने के बाद अ लॉट ऑफ थिंग्स विल स्टार्ट टू मेक सेंस। डेफिनेटली दिस हैज बीन एन आईएसआई ऑपरेशन, आईएसआई ने करा है। आईएसआई ने भारत को बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं ना सिविलियंस को, आप देखिए मिलिट्री कार्रवाई करी है, तो मिलिट्री कार्रवाई चाहे गलत हो चाहे सही हो, आपको लगता है, आपको एक बात समझ में आती है कि फौजी फौजी से लड़े, औरतों बच्चों से लड़ना, बेगुनाहों को मारना, ये आईएसआई का बहुत पुराना खेल रहा है।
और 26/11 में यही करने की कोशिश करी। अब तहव्वुर राणा आएगा तो जो इंटेलिजेंस के पीसेस हैं, इट विल हेल्प इंडिया टू पीस टुगेदर व्हाट रियली हैपेंड, और आगे इसको कैसे प्रिवेंट करना है, मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ा लेसन इससे निकलने वाला है। एक और मुद्दा जिस पर सर मैं आपके विचार चाहूंगी, आपकी राय चाहूंगी, और क्योंकि वो मुद्दा आजकल बहुत ज्यादा सुर्खियों में है, और वो मुद्दा है सैफ अली खान का। लेकिन वो जो पकड़ा गया है आरोपी, उसका बांग्लादेशी कनेक्शन बताया जा रहा है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो बांग्लादेश है या जो पड़ोसी देशों से ये जो घुसपैठ का मामला है, जो इंट्रूडर्स जिस तरह से आते हैं, उस पर जो भारत सरकार है वो क्या कर सकती है, या आपके अकॉर्डिंग अगर मैं पूछूं तो क्या करना चाहिए? नहीं, देखिए, मैं काफी लोगों को पता नहीं होगा हिमानी, मैं बताता चलूं कि 1971 की लड़ाई जो हुई थी, जिसमें कि ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना था, उसके कई कारण थे, 4-5 उसके कारण थे। उसमें से मुख्य कारण यह था कि 1 करोड़ से ज्यादा रेफ्यूजी भाग के भारत के अंदर आ गए। ये पहले रेफ्यूजी थे क्योंकि परेशान थे ऑपरेशन सर्चलाइट से या किसी और कारण से या अपनी इकोनॉमिक हालात से, लेकिन जब इनका देश बन गया, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, तब से नहीं रुके हैं। आई थिंक 2016-2017 में इफ आई रिमेंबर, किरेन रिजिजू साहब ने इंडियन पार्लियामेंट में खड़े होकर यह बताया था कि 2 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी रेफ्यूजी भारत में हैं। यह 2016-17 की बात है आई थिंक। तो अब आप लगा लीजिए कि तब से 7-8 साल और हो गए हैं, तो कितने ज्यादा और रेफ्यूजीज, या रेफ्यूजी नहीं कहना चाहिए, घुसपैठिए हैं बेसिकली, घुसपैठिए आ गए हैं बाहर से और यहां पे आके क्राइम करते हैं, अपना नाम बदल लेते हैं। ये अपना कहने को आधार कार्ड के लिए अपने आप को हिंदू बताते हैं। पूछिए, मैक्सिमम आपको मिलेंगे मालदा के, अपने आप को बताते हैं मालदा के रहने वाले हैं। और ये सारी की सारी चीजें, देखिए, हम किसी को ये नहीं कहते कि आप भारत में नहीं आ सकते, लेकिन एक तरीका है। मैं किसी के घर में बिना इजाजत के घुस नहीं सकता, साफ सीधी बात है। इफ आई वॉन्ट टू गो टू समबडीज हाउस, आई विल हैव टू सीक परमिशन। मैं आपके घर आ सकता हूं, या वो मेरे घर आएंगे तो मुझसे पूछेंगे कि हाँ मेजर साहब, कैन वी कम टू योर होम, हम आपको विजिट करना चाहते हैं। आप ये नहीं कर सकते कि ताला तोड़ के आप घर के अंदर, जब सब लोग सो रहे हैं, आप घुस गए, चोरी से घुस गए और उसके ऊपर आप फिर ऐसे काम करें। तो ये जो चीज है, ये तो चलिए, देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं हिमानी, की ये तो सैफ अली खान एक बहुत बड़ा नाम है। तो कुछ पता लग गया कि जी सैफ अली खान के साथ ऐसा हो गया, कोई ट्रेजेडी हो गई या कुछ उसके साथ स्टैबिंग वगैरह हो गई और वो एक बांग्लादेशी ने करा था। लेकिन ये लोग ऐसे हर महीने हजारों ऐसे क्राइम करते हैं बांग्लादेशी, क्योंकि क्राइम होते हैं कॉमन मैन के साथ, तो अखबारों में नहीं आता हो। तो सैफ अली खान था तो पता लग गया, वरना आप देखिए, हत्याओं में इनका है, किडनैपिंग में, ड्रग अब्यूज में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, सब में बांग्लादेशी आ गए हैं, सब में आ गए हैं। और ये आते हैं भारत में, और आज से नहीं आ रही है, ये 55 साल से आ रहे हैं। 55 ईयर्स हो गए इनको, 55 ईयर्स से लगातार ये भारत के अंदर घुस रहे हैं। और 1971 की जो लड़ाई थी, मैं दोबारा बता रहा हूं हिमानी आपको, कि इसका मुख्य कारण यही था। वन ऑफ द मेन रीजंस, नॉट द ओनली रीजन, बट वन ऑफ द मेन रीजंस वाज इन्फिल्ट्रेशन ऑफ देन ईस्ट पाकिस्तानीज एंड नाउ बांग्लादेशीज इनटू इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया मेजर गौरव आर्या हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना वक्त हमें देने के लिए, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमारी इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।